हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को, जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जहां भी इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम फायर एंड आइस। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है E.M. फॉस्टर, रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जेन ऑस्टिन और डैनियल डेफो। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, फायर एंड आइस नाम की पोएम लिखी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगर मैं बात करूं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो ये एक अमेरिकन राइटर हैं, इंग्लिश राइटर नहीं है। दूसरी बात, ये बिलोंग करते हैं 20th सेंचुरी से। और जो तीसरी बात इनके बारे में है वो है कि इनको 1923 में पुलित्जर प्राइज़ भी मिला था। और इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है, एक पोइट्री कलेक्शन है जिसको हम लोग जानते हैं अ बॉयज़ विल के नाम से, अ बॉयज़ विल। इसी के साथ साथ नॉर्थ ऑफ बोस्टन नाम से भी इनका एक पोइट्री का कलेक्शन है, जिसमें कि टोटल 17 पोएम्स का कलेक्शन है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए यानी E.M. फॉस्टर की, तो E.M. फॉस्टर का एक बहुत ही फेमस वर्क है अ रूम विथ अ व्यू करके, अ रूम विथ अ व्यू। ये इनका बहुत ही फेमस एक ड्रामा है। और इसी के साथ साथ अ पैसेज टू इंडिया, जो कि 1924 में आया था, ये भी इनका एक नोवेल है। ये राइटर होने के साथ साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और एसिस्ट भी थे। मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर सी यानी जेन ऑस्टिन की। तो जेन ऑस्टिन जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस नोवेल जिसका नाम है सेंस एंड सेंसिबिलिटी के लिए। इसी के साथ साथ प्राइड एंड प्रेजुडिस के लिए भी ये जाने जाते हैं, जो कि इनकी बहुत ही फेमस नोवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब आप मुझे बताइए, एम्मा नाम की नोवेल किसने लिखी? EMMA, एम्मा नाम की नोवेल किसने लिखी, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर डी यानी डैनियल डेफो की, तो डैनियल डेफो जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस नोवेल रॉबिन्सन क्रूसो के लिए। रॉबिन्सन क्रूसो, CRUSOE, रॉबिन्सन क्रूसो के लिए जाने जाते हैं। और ये बिलोंग करते हैं 18 सेंचुरी से। कौन सी सेंचुरी से? 18 सेंचुरी से। इसी के साथ साथ जो इनका फर्स्ट नोवेल था वो भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। वो किस नाम से जाना जाता है? द फॉर्चुनेट मिस्ट्रेस के नाम से। द फॉर्चुनेट मिस्ट्रेस, MISTRESS, द फॉर्चुनेट मिस्ट्रेस के नाम से वो जाना जाता है। और उन्होंने 60 साल की अवस्था में अपनी पहली नोवेल को लिखा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु रोट द सिटी कॉमेडी माई मास्टर्स। ऑप्शन है आपके पास थॉमस डेकर, थॉमस मिडल्टन, फिलिप मैसेंजर और थॉमस हेवुड। जो इसका सही आंसर है वो है थॉमस मिडल्टन। इन्होंने माई मास्टर्स नाम की सिटी कॉमेडी लिखी थी। थॉमस मिडल्टन जो कि बिलोंग करते हैं जैकोबियन एज से। और जैकोबियन एज का मैंने आपको इंग्लिश लिटरेचर में मतलब बताया था। 1603 से लेकर के 1625 तक का जो टाइम स्पाम है उसको हम लोग जैकोबियन एज के नाम से जानते हैं। थॉमस मिडल्टन के साथ के अगर मैं राइटर की बात करूं तो बेन जॉनसन भी इन्हीं के साथ के राइटर हैं। थॉमस मिडल्टन और थॉमस डेकर, इन दोनों राइटर्स ने मिलकर एक बहुत ही फेमस प्ले लिखा जिसको हम लोग जानते हैं द रोरिंग गर्ल के नाम से। ROARING, द रोरिंग गर्ल नाम का इन दोनों ने एक प्ले लिखा। और थॉमस डेकर जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस प्ले के लिए जिसका नाम है द शू मेकर्स हॉलीडे। ये NCERT की किताब में भी लगाया गया है। अब अगर मैं बात करूं इसके साथ साथ ऑप्शन नंबर सी यानी फिलिप मैसेंजर की, तो फिलिप मैसेंजर जो कि बिलोंग करते हैं जैकोबियन एज से। और ये जैकोबियन एज का मतलब मैंने अभी आपको बताया, 1603 से लेकर के 1625 का जो टाइम स्पाम है उसको हम लोग जैकोबियन एज के नाम से जानते हैं। तो फिलिप मैसेंजर भी उसी एज से बिलोंग करते हैं। इनका जो एक बहुत ही स्टेज प्ले है एक बहुत फेमस, जिसका नाम है द मेड ऑफ ऑनर, MAID, द मेड ऑफ ऑनर, HONOUR, द मेड ऑफ ऑनर करके इनका एक बहुत ही फेमस स्टेज प्ले है। इसी के साथ साथ जो दूसरा इनका फेमस वर्क है वो भी एक प्ले है जिसको हम लोग जानते हैं अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेब्ट्स, अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेब्ट्स, DEBTS डेब्ट्स करके। ये भी इनका एक बहुत ही फेमस प्ले है। इसके साथ साथ अ वेरी वुमेन, अ वेरी वुमेन, VERY, वेरी वुमेन करके भी इनका एक प्ले है जो कि इन्होंने जॉन फ्लेचर के साथ मिलकर लिखा था। अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी थॉमस हेवुड की ओर। अभी जो थॉमस हेवुड हैं ये अपने बहुत ही फेमस प्ले के लिए जाने जाते हैं जिसका नाम है, जो इनका मास्टरपीस भी कहा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। उसका नाम है अ वुमेन किल्ड विथ
काइंडनेस, KINDNESS, अ वुमेन किल्ड विथ काइंडनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है जिसको मास्टरपीस भी बोला जाता है थॉमस हेवुड का। और ये कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? 17वीं सेंचुरी से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने एलिजाबेथ के कहने पे एक प्ले लिखा था जिसका नाम है इफ़ यू नो नॉट मी यू नो नोबडी। इन्होंने एलिजाबेथ क्वीन के लिए इस प्ले को लिखा था। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड की। उससे पहले जैसे भी ये लिंक आप तक पहुंचा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आप इसे लाइक करना ना भूलें। वीडियो आपको कैसी भी लगे, बस आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा और ये सीरीज जारी रहेगी पेपर होने तक। इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत अभी स्टार्टिंग में है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं इन्हें शेयर करने के लिए। आप चाहें तो फेसबुक से भी इसे आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप से, जिससे मर्जी आप करिए। और साथ ही साथ अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ आप एक लाइक बटन को प्रेस करने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, हु रोट लाइफ ऑफ सिडनी। लाइफ ऑफ सिडनी नाम की बुक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए थॉमस फुलर, फुल्क ग्रेविले। ऑप्शन नंबर सी जॉन डन। ऑप्शन नंबर डी बेन जॉनसन। तो जो इसका सही आंसर है वो है फुल्के ग्रेविले ने लाइफ ऑफ सिडनी नाम की का वर्क लिखा, फुल्के ग्रेविले ने। अगर मैं बात करूँ थॉमस फुलर की, तो थॉमस फुलर जो कि एक चर्चमैन थे, क्या थे? केवल एक चर्चमैन थे। और जो ये फुल्क ग्रेविली थे, ये बस जाने ही इस बात के लिए जाते हैं कि उन्होंने लाइफ ऑफ सिडनी नाम का वर्क लिखा था। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर सी यानी जॉन डन की, जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट कहे जाते हैं, मेटाफिजिकल पोएट। और ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? जैकोबियन एज से ये बिलोंग करते हैं। और जैकोबियन एज का मैंने टाइम पीरियड अभी आपको बताया। और ये जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क, जिसका एक का नाम है होली सोनेट के लिए, HOLY होली सोनेट के लिए। और इसी के साथ साथ अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, FORBIDDING, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग के लिए भी ये जाने जाते हैं। और ये 16 सेंचुरी के ग्रीस लॉयर भी थे। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर डी यानी बेन जॉनसन की। तो बेन जॉनसन जो कि जाने जाते हैं अपने एक बहुत ही फेमस वर्क वॉल पोने के लिए। किसके लिए? वॉल पोने के लिए। इसी के साथ साथ द एल्केमिस्ट सिंथियाज रिवल, SYNTHIAS, द एल्केमिस्ट सिंथियाज रिवल भी इन्हीं का एक प्ले है। अगर मैं बात करूँ इनकी एज की, तो ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? जैकोबियन एज से ये बिलोंग करते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ 1603 से लेकर के 1625 के टाइम स्पाम के अंदर ये आएंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इन विच प्ले कार्ल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फेडलर। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है लॉयल्टीज। ऑप्शन नंबर बी द सिल्वर बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी जस्टिस एंड ऑप्शन नंबर डी स्ट्राइव। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस नाम के प्ले में गाल्सवर्दी के विलियम फेडलर नाम का आपको करेक्टर मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं अदर ऑप्शंस की, तो लॉयल्टीज़ भी इनका एक प्ले है, द सिल्वर बॉक्स और स्ट्राइप, ये सभी इन्हीं के वर्क हैं। किसके? जॉन गाल्स वर्दी के। जॉन गाल्स वर्दी को एक नोबेल प्राइज़ भी मिला है इंग्लिश लिटरेचर में। वो कब मिला? 1932 में। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्टेटमेंट अदर अबाइड अवर क्वेश्चंस दो आर फ्री रेफर्स टू। तो ऑप्शन है आपके पास जॉन मिल्टन, एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो एंड शेक्सपियर। जो इसका सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, यानी शेक्सपियर को इन लाइंस को रेफ़र किया गया था। शेक्सपियर के बारे में आप जानते ही होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि शेक्सपियर का बर्थ और डेथ कब है और कौन सी प्लेस पे इनका बर्थ हुआ था। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी यानी क्रिस्टोफर मार्लो की, क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में भी पिछले वीडियो लेक्चर में बात हुई थी। क्रिस्टोफर मार्लो जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क किसके लिए, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जो कि एक प्ले है। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर बी यानी एडमंड स्पेंसर की। तो एडमंड स्पेंसर जो कि बिलोंग करते हैं कौन सी एज से, यानी एलिजाबेथन एज से। और एडमंड स्पेंसर फेयरी क्वीन के लिए एडमंड स्पेंसर को जाना जाता है, जो कि पब्लिश हुआ था 1590 में। इसी के साथ साथ इनको स्पेंसरियन स्टेंजा का इन्वेंटर माना जाता है। स्पेंसरियन स्टेंजा की मैंने आपको राइम स्कीम भी बताई थी, और जो कि AB BC और C होती है, ये राइम स्कीम होती है स्पेंसरियन स्टेंजा की। अब अगर हम बात करूँ ऑप्शन नंबर ए यानी जॉन मिल्टन की, जो कि बिलोंग करते हैं कॉमनवेल्थ पीरियड से। और कॉमनवेल्थ पीरियड का मतलब क्या हुआ इंग्लिश लिटरेचर में? 1649 से लेकर के 1660 तक का जो टाइम स्पान होता है, वो उसे हम कहते हैं कॉमनवेल्थ पीरियड। तो जॉन मिल्टन कॉमनवेल्थ पीरियड से ही बिलोंग करते हैं। और दूसरी बात, कॉमनवेल्थ पीरियड का दूसरा नाम क्या है? प्यूरिटन इंटेरिग्नम, INTERR
UGNUM इंटरेग्नम इसका दूसरा नाम है, यानी प्यूरिटन इंटरेग्नम कॉमनवेल्थ पीरियड का दूसरा नाम है, जिससे जॉन मिल्टन बिलोंग करते हैं। जॉन मिल्टन जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस पोएम के लिए, इसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट, जो कि 1667 में पब्लिश हुई थी। और दूसरी बात, जो पैराडाइज रिगेन नाम की भी इनका एक कलेक्शन आया था, पैराडाइज रिगेन नाम का, जो कि 1671 में आया था। ये भी एक टाइप की पोएम थी, पैराडाइज रिगेन, जो कि इसी का सेकेंड एडिशन माना जाता है पैराडाइज लॉस्ट का, जो कि 1671 में आई थी। दूसरी बात इनके बारे में खास बात ये कि जॉन मिल्टन अपने टाइम पे सिविल सर्वेंट भी रहे थे। तो चलिए लर्नर्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जहाँ तक हो सके इस लिंक को पहुँचाइए। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले 5 क्वेश्चन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।